आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 10। इसके पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा समझें। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। हम लोग मान के यह चलते हैं कि वस्तु ए में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है। इसलिए वस्तु ए का टोटल आवेश कितना होगा? 0। वस्तु बी में मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 18 है। इसलिए इसका भी आवेश का वैल्यू कितना होगा? 0। जब दोनों पदार्थों को हम आपस में घर्षण कराएंगे तो दोनों पदार्थ में से कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और दूसरा पदार्थ उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो मान के चलते हैं कि वस्तु ए जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 और प्रोटॉनों की संख्या 12 ही होगी, क्योंकि कोई भी वस्तु प्रोटॉन का त्याग नहीं करता। इसलिए इसका हम लोग टोटल आवेश निकालेंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है, इसलिए आवेश का वैल्यू होगा इसका +2। इसका मतलब है कि वस्तु ए जो है +2 आवेश से आवेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन चूंकि बी में गया है तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 20 और इसमें प्रोटॉन को 18 ही रहेगा, इसलिए दोनों का आवेश हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इस तरह से वस्तु बी जो है -2 आवेश से आवेशित हो जाती है। लेकिन देखिए, यदि दोनों वस्तुओं के आवेश को जोड़ा जाए, इस दोनों वस्तु के आवेश को जोड़ा जाए तो इन दोनों वस्तुओं के आवेश का योगफल यदि हम निकालते हैं, मान चलते इसको Q1 और इसको Q2, तो Q बराबर Q1 + Q2। तो वस्तु ए का आवेश है +2a और वस्तु बी का आवेश है -2a। यहाँ आवेश का मान 0 आया। घर्षण से पहले दोनों वस्तुओं के आवेश का मान 0 था और घर्षण के बाद भी यदि दोनों वस्तुओं के आवेश को जोड़ा जाए तो 0 ही आता है। इसका मतलब है कि केवल आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन के रूप में स्थानांतरण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है और इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण के कारण ही कोई वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होता है। लेकिन किसी भी वस्तु का प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश हमेशा 0 होता है, यानी कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। इससे हम लोग केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत का उदाहरण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का उदाहरण क्या है? इसमें एग्जाम्पल 1 लिखिएगा। एग्जाम्पल 1 में लिखिए कि जब कांच के छड़ को रेशम के धागा से रगड़ा जाता है, जब कांच के छड़ को रेशम के धागा से रगड़ा जाता है तो जितना धनावेश कांच के छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम के धागा पर भी उत्पन्न होता है। उतना ही ऋणावेश रेशम के धागा पर भी उत्पन्न होता है, क्योंकि कांच के छड़ को रेशम के धागा से रगड़ने पर कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के धागे में चला जाता है, जिससे कांच के छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश की उत्पत्ति होती है तथा कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है। तथा रेशम का धागा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन दोनों के आवेश का योगफल का मान 0 होता है। लेकिन दोनों के आवेश के योगफल का मान 0 होता है। कारण है, हो गया इसका उदाहरण 2 लिखिए। उदाहरण 2 है कि विशेष अवस्था में, उदाहरण 2 लिखिए, विशेष अवस्था में
अत्यधिक ऊर्जा युक्त लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विशेष अवस्था में अत्यधिक ऊर्जा युक्त लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर गामा किरणों से इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पन्न होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा पॉजिट्रॉन पर धन आवेश उत्पन्न होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा पॉजिट्रॉन पर उतना ही धन आवेश रहता है, अतः कुल मिलाकर नेट आवेश घर टूटने से पहले भी और टूटने के बाद भी शून्य होता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि यह गामा किरण है। गामा किरण को जब ऊर्जा प्राप्त होता है कितना 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो गामा किरण टूट जाता है और यह एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है पॉजिट्रॉन पर भी उतना ही आवेश होता है। गामा किरण का प्रारंभिक आवेश शून्य था और यहाँ भी दोनों के आवेश का यदि योगफल निकालना चला जाए तो यहाँ भी आवेश का शून्य नहीं है, क्योंकि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही आवेश पॉजिट्रॉन पर। इस तरह से हम बता सकते हैं कि किसी क्रिया से पहले और क्रिया के बाद उसका आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसका उदाहरण हम 3 पढ़े। उदाहरण 3 क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं, तो वे परस्पर संयोग करके गामा किरणों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में भी कुल नेट आवेश शून्य होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे गामा किरण है। गामा किरण को जब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलता है, यह एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। लेकिन किसी कारण से यदि इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो यह इतना ऊर्जा प्राप्त करके पुनः गामा किरण में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, गामा किरणों के टूटने से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है, और यदि किसी कारण से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पुनः गामा किरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से प्रारंभिक और अंतिम आवेश का मान हमेशा शून्य होगा। एग्जाम्पल 3 हो गया आपका। अब लिखिए एग्जाम्पल 4 कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का संरक्षण होता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का संरक्षण होता है, जैसे नाभिकीय विखंडन की घटना में। इसको ऐसे समझो, यूरेनियम 92-235 पर जब हम लोग एक न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं, तो यूरेनियम जो है बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है।
बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाती है। साथ ही 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। जब हम लोग यूरेनियम 9235 के नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं तो यूरेनियम के नाभिक 2 हल्के तत्वों बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। देखिए यहाँ पर यूरेनियम के नाभिक का कुल आवेश कितना था, 92। यहाँ देखिए 56 प्लस 36 जोड़ने पर यहाँ भी 92 आ रहा है। यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण का पालन होता है, क्योंकि जब कोई नाभिक टूटता है तो उसका नाभिक का आवेश उतना ही होता है, टूटने से पहले जितना होगा टूटने के बाद भी उसका कुल आवेश उतना ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आवेशों का बीजगणितीय योगफल का मान हमेशा नियत रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में आवेशों का बीजगणितीय योगफल का मान हमेशा नियत रहता है। यानी कि यदि इस पूरे यूनिवर्स का चार्ज को हम लोग ऐड करें तो वो उतना ही आएगा जितना कि प्रारंभ में ब्रह्मांड के निर्माण के समय हुआ था। वो अलग बात है कि किसी स्थान पर आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है और किसी स्थान पर आवेश की मात्रा कम होती है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरण की उत्पत्ति के क्रम में कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के पहले और बाद में कुल आवेश का मान 0 ही रहता है। इसको ऐसे समझिए, हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 2 कण होते हैं और इसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग पहले से यह बात जानते हैं कि जो कक्षाओं में चक्कर लगाता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ करके कहीं और से पाया जाए तो उसका नाम तो इलेक्ट्रॉन रखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए, जब किसी कारण से किसी नाभिक का एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, नाभिक में उपस्थित कोई एक न्यूट्रॉन किसी कारण से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में टूट जाता है, तो नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बीटा किरण के नाम से जानते हैं। यानी कि बीटा किरण कोई नया किरण नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति न्यूट्रॉन के टूटने से नाभिक से होती है। इसी कारण से इस इलेक्ट्रॉन को बीटा किरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कक्षा इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में नहीं है, यह तो न्यूट्रॉन के टूटने से निकला है और यह नाभिक से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को बीटा किरण के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे